हेलो हाय गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। तो आज मैं आपको थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस समझाने वाली हूँ कि आखिर हमारे जो हिंदी ऑनर्स बीए हिंदी ऑनर्स का जो पेपर है उसमें थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास कौन कौन से पेपर हैं। तो इस सेमेस्टर में हमारे पास 3 पेपर है। हिंदी कविता, भारतीय काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य है और तीसरा है हिंदी कहानी। ठीक है, 3 पेपर है। तीनों पेपर में आपको यहाँ पे सिलेबस समझाने वाली हूँ। चलिए समझते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो सबसे पहला जो पेपर है वो है हिंदी कविता, जो कि आधुनिक काल से छायावाद तक है। आधुनिक काल जानते हैं ना, 1857 से लेके छायावाद, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, इन सब के टाइम पीरियड के पास तक का छायावाद तक माना जाता है। ठीक है, आधुनिक काल से छायावाद तक का टाइम पीरियड है और छायावाद 1960 के आसपास तक माना जाता है। ओके, चलिए, तो जो सबसे पहली इकाई है इसमें मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है हमारे पास, जो कि काफ़ी सारी है। फिर सेकंड इकाई में जयशंकर प्रसाद जी कौन से टाइम पीरियड से है? ये छायावाद के टाइम से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी छायावाद के समय के कवि है। और फिर उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, इनका आता है, ये भी इसी समय के बीच के आते हैं। ये एक आधुनिक कवि है और स्वतंत्रता आंदोलन के समय के कवि कहे जाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी स्वतंत्रता आंदोलन के समय की कवित्री मानी जाती है। तो चलिए, सबसे पहले जो मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं उनके हमारे सिलेबस में कौन कौन सी कविताएं लगी हुई है, हम पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त जी के हमारे पास काफ़ी ढेर सारी कविता लगी हुई है। सबसे पहले जो इनका ग्रंथ है, यानी कि काव्य ग्रंथ है, उसका नाम है यशोधरा। यशोधरा के ये सारी कविताएं हमारे पेपर में लगी हुई है। ओके, तो सबसे पहला है वो है सिद्धार्थ नाम की कविता है कि सिद्धार्थ जो है यशोधरा, पहले मैं आपको बता दूं यशोधरा कौन है। यशोधरा जो है वो सिद्धार्थ की वाइफ है। तो यशोधरा के ऊपर एक स्त्री के ऊपर ये काव्य खंड लिखा गया और इस पूरे ग्रंथ में, महाकाव्य में छोटी छोटी सी कविताएं हैं जो यशोधरा की मनन स्थिति को दर्शाती है। ठीक है, तो इसमें सिद्धार्थ के बारे में थोड़ा बताया गया है। महावीर निष्क्रमण, यानी कि सिद्धार्थ ने जो योग साधना प्राप्त करने का जो मार्ग अपनाया उसका महावीर निष्क्रमण कहा जाता है, वो यहाँ पे बताया गया है। सखी वे मुझसे कह के जाते, यहाँ पे जो यशोधरा है वो अपने पति के ऊपर प्रत्यारोपी करती है, उसे उल्हाना दे रही है। ठीक है, फिर वो आगे जो उनकी अगली कविता है वो है अब कठोर हो वज्रादीप, यानी कि अब यहाँ पे जो यशोधरा अपने आप को मजबूत करती है कि परिस्थितियाँ जैसी थी वैसी हो चुकी है, अब हमें इन परिस्थितियों का सामना करना है। यहाँ पे वो खुद को कठोर बनने के लिए प्रेरित करती है। फिर उसके बाद जो अगली कविता हमारे सिलेबस में लगी हुई है वो है माननी मान तजलो रही तुम्हारी बान, यानी कि माननी यानी कि सिद्धार्थ जी यशोधरा को यहाँ पे उनका मान रखते हैं, कहते हैं कि मैंने तुम्हारा मान रखा है, अब तुम अपना गुस्सा जो है छोड़ दो, तुम्हारी बात की यहाँ पे मैंने मान रखा है। फिर लास्ट जो इनके हमारे सिलेबस की जो कविता है वो है दीन ना हो गोपी, यानी कि दीन होता है दयनीय स्थिति और गोपी यानी कि जाहिर सी बात है किसी नायिका या फिर किसी स्त्री के लिए। तो यहाँ पे जो नायिका और जो स्त्री है वो हमारी यशोधरा है, जो कि सिद्धार्थ की वाइफ है। अपने पति के दूर चले जाने के कारण वो क्या है, दीन हो गई है, दयनीय अवस्था में पहुँच गई, इसलिए सिद्धार्थ जी उसके लिए यहाँ पे एक क्या कहते हैं कविता, एक बात रखते हैं दीन ना हो गोपी, चूँकि वो उसे छोड़ के जा रहे हैं, योग साधना की तरफ जा रहे हैं, इसलिए वो अपनी पत्नी को यहाँ पे थोड़ा समझाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे अगले कवि है वो है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी की जो हमारे सिलेबस में कविताएं हैं वो है सबसे पहली उठ उठ री लघु लोल लहर, ये हमारे सिलेबस में लगी हुई है, जहाँ पे प्राकृतिक चित्रण का वर्णन इस कविता में हमें देखने को मिलता है। फिर अगला है मधुप गुनगुना कर कह गया, यहाँ पे जो जयशंकर प्रसाद है वो अपनी जीवन की परिस्थितियों के बारे में बताते हैं। फिर है तुम्हारी आंखों का बचपन, जहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी एक बचपन यानी कि कहते हैं ना जहाँ पे बचपना जहाँ पे रहता है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। फिर है अरे कहीं देखा है तुमने, तो यहाँ पे वो किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। फिर जो अगली कविता अरे वरुणा की शांत कछार, वरुणा जो है एक नदी का नाम है, शांत कछार यानी कि उसकी जो लहर है वो एकदम शांत है। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी ने इतने ढेर सारे टॉपिक्स के ऊपर कविताएं लिखी है, वो कविताएं हमें इस सिलेबस में पढ़नी है। ठीक है, फिर इनकी जो अगली कविता है ले चल मुझे भुलावा देकर, यहाँ पे क्या है, एक नाविक है जो नाव में बैठा हुआ है और नाविक जो है नाव चला रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो नाव में बैठा हुआ है और नाविक नाव चला रहा है। तो
जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि मेरे को भुलावा देकर, यानी कि को एक भ्रम में डाल के मेरे को इस जगह से पार करा दे। ज़ाहिर सी बात है, आत्मा परमात्मा वाली यहाँ पे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि मैं जो हूँ इस संसार में नहीं रहना चाहता, मेरे को थोड़ा सा भुलावा दे के मेरे को यहाँ से कहीं दूर ले चल। फिर जो अगली कविता है वो है अशोक की चिंता। यहाँ पे अशोक की चिंता, इस कविता का थोड़ा एम अलग हट जाता है और इसका जो टाइटल है वो थोड़ा अलग हट जाता है। जब आप अंदर से इसे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अशोक की ये जो चिंता है, इसमें क्या है, जो थोड़ी जाति पाति प्राकृतिक जो दुर्दशा हो गई है उनको लेकर इस कविता में बातें की गई हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो हमारे अगले कवि है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावाद समय काल के कवि हैं। ठीक है, तो इनकी भी हमारे सिलेबस में काफ़ी ढेर सारी कविताएं लगी हुई है। सारी इनकी कविताएं जो है छोटी छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, कोई हैवी नहीं है। ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहली कविता है संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी यानी कि जो संध्या प्रकृति चित्रण है। जाहिर सी बात है कि संध्या का जो समय है उसे एक सुंदरी यानी कि एक नायिका के रूप में, एक मानव रूप में प्रदर्शित किया गया है इस कविता में। फिर जो अगला है बादल राग। यहाँ पे बादल राग यानी कि बादल के लिए राग गाया गया है कि बादल के द्वारा जो कृषि समाज है, किसानों का जो समाज है, उसे यहाँ प्रतिबिंबित किया गया है बादल राग के माध्यम से। फिर अगली कविता जो है वह तोड़ती पत्थर। यहाँ पे एक स्त्री है, एक महिला है, महिला नहीं कहेंगे, एक किशोरी है जो कि युवा अवस्था की है और वह पत्थर तोड़ रही है। वो क्वेश्चन कर रही है अपने, वैसे मुंह से नहीं कर रही है, फिर भी वो अपने कामों के थ्रू, अपने काम के द्वारा वो यहाँ पे क्वेश्चन करती है कि आखिर वह पत्थर क्यों तोड़ रही है, उसके उस पत्थर तोड़ने का कारण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि जो है उसकी वह दयनीय स्थिति को इस कविता में प्रदर्शित करते हैं। फिर अगली कविता है खेत जोत कर घर आए। यहाँ पे जाहिर सी बात है कृषि समाज का वर्णन किया गया है, खेत जोत कर घर आए हैं। फिर है बांधो ना नाव इस ठाव, यानी कि यहाँ पे एक वर्णन किया गया है कि एक यहाँ पे भी कुछ नाव वाला है कि जहाँ पे जो व्यक्ति है, जो हमारे कविता का जो नायक है, वो नाव में बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि इस बंदरगाह यानी कि इस तट पे मेरी नाव को मत बांधो, मेरे को यहाँ से ले चलो। ठीक है, फिर अगला है स्नेह निर्झर बह गया। यहाँ पे थोड़ा प्रकृति चित्रण है और साथ ही मानव की जो ढलती अवस्था है उसको भी साथ में यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर अगला है वर्दे। ये देवी सरस्वती जी की वंदना के लिए कविता ये रखी गई है यहाँ पे, वर्दे। फिर अगला है मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरी जीवन की संध्या बेला। ये भी मानव जीवन की परिस्थितियों के अनुसार है कि जैसे मानव जीवन में कभी बालपन आता है, कभी युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था आती है। तो यहाँ पे वही है कि मैं देखता हूँ, मैं अकेला, यानी कि वृद्धावस्था में पहुँच चुका है, अकेला, जहाँ पे उसके सारे बच्चे पोते जो होते हैं मोस्टली सब उनसे दूर हो जाते हैं, दोस्त वो सब नाते रिश्तेदार जो होते हैं छूट जाते हैं। देखता हूँ आ रही मेरी जीवन की संध्या बेला, यानी कि वो देख रहा है कि मेरे जीवन की संध्या बेला यानी कि बुढ़ापा जो है आ रहा है। दूरी तो दूर करो नाथ, जो अगली कविता है दूरी दूर करो नाथ। जाहिर सी बात है इस कविता में भगवान जी को याद कर रहे हैं हमारे कवि, तो वो यहाँ पे कहते हैं कि मेरी जो दूरी है यानी कि जो समस्या है उसे दूर करो। फिर है आशरण हूँ गहो हाथ। ये भी एक कविता है, कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग कविता है, ठीक है ना। आशरण हूँ गहो हाथ यानी कि मेरे पास कोई शरण नहीं है, मेरा हाथ गहो यानी कि मेरा हाथ पकड़ो। ठीक है, तो ये सारी कविता है जो आपको सिलेबस के अंदर पेपर के अंदर, बुक के अंदर पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, फिर अगले जो हमारे पास कवि है वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है रसीम रथी। रसीम रथी इसका जो है हमारे पेपर में, हमारे कोर्स में जो टॉपिक इनका लगा हुआ है वो है तीसरा सर्ग इसका लगा हुआ है, जिसमें कृष्ण और कर्ण का संवाद है। ठीक है, रसीम रथी जी ने पूरे महाभारत, रामधारी सिंह दिनकर जी ने पूरे महाभारत को एक काव्य ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया है आधुनिक समाज में, और उसका नाम क्या रखा है, रश्मि रथी। ठीक है, और रश्मि रथी को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका जो तीसरा पार्ट है वहाँ पे क्या है, कृष्ण और कर्ण का संवाद है, जहाँ पे कृष्ण कर्ण को बताते हैं कि तुम्हारी माता कौन है, द्रौपदी है, तुम आ जाओ हमारे साथ, पांडवों के साथ युद्ध करो और इससे तुम्हारा भला होगा, तुम्हें राज मिल जाएगा, तुम्हारा जो मान सम्मान तुम्हें जो अभी तक नहीं मिला तुम्हें वो सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे कृष्ण कर्ण के संवाद के बारे में बात की जाती है और क्या बताया जाता है, यहाँ पे कर्ण की सर्वश्रेष्ठता बताई जाती है कि आखिर कैसे कर्ण जो है श्रेष्ठ यहाँ पे निकलता है। वो अपने कर्म में विश्वास करता है और उसे विश्वास है कि मेरे भुजबल से ही मेरे जो शौर्य है वो निखर के आएगा।
फिर उसके बाद जो हमारी जो अगली हमारी जो कवित्री है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की देखिएगा हमारे पास कितनी सारी कविताएं हैं। सबसे पहले ठुकरा दो या प्यार करो। जाहिर सी बात है, समाज के बारे में वर्णन किया गया है कि जहाँ पे वो ठुकराए या फिर प्यार करे, ठीक है। फिर है अगला वीरों का कैसा हो वसंत। वीर यानी कि जो युद्ध करने को वीर जाते हैं उनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है कि उनका वसंत कैसा हो, क्योंकि उनको तो हमेशा युद्ध के लिए हमेशा बॉर्डर पे खड़े होकर बंदूक से गोलीबारी से सामना करना पड़ता है, तो उनकी परिस्थिति थोड़ी अलग होती है जन सामान्य से। हम तो यहाँ पे रह के त्यौहार उत्सव जाने क्या क्या मनाते रहते हैं, लेकिन वो सब मना नहीं पाते हैं। फिर अगला है मुरझाया फूल। मुरझाया फूल, जाहिर सी बात है, जब एक फूल मुरझा जाता है यानी कि उसके जीवन से सारे राग रंग चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, मानव जीवन की जो एज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात की गई है, या फिर वो कुछ ज़्यादा ही दुखी है इसलिए वो मुरझा गया। फिर जो अगली कविता है मेरे पथिक। यहाँ पे मेरे पथिक क्या है, एक राहगीर है, यानी कि एक जो मनुष्य है वो अपने जीवन का टाइम पीरियड जो है वो कैसे काटा, वो एक पथिक के रूप में काटता है। फिर जो उनकी अगली कविता है झांसी की रानी की समाधि पर। तो झांसी की रानी की आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ी होगी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो इन्होंने एक और कविता लिखी है झांसी की रानी की समाधि पर। वो लिखी है कि इसमें कैसे वो झांसी की रानी की समाधि पर श्रद्धांजलि दे रही है, कि वो उनके गुणगान गा रही है, उनका महत्व बता रही है, यही सब यहाँ पे इस कविता में है। फिर है अनोखा दान। अनोखा दान, जहाँ पे एक पत्नी अपने पति को दान करती है, अपना पूरा जीवन का, अपना पूरा लाइफ टाइम पीरियड का उसे सब कुछ मान लेती है, उसे अपनी पूरी जिंदगी सौंप देती है। यहाँ पे वही दान किया गया है, ठीक है। जहाँ पे वो पहले मिलते नहीं है लेकिन फिर शादी हो जाती है तो वो अपना सब कुछ अपने पति को देती है, अपने पूरे ससुराल को दे देती है। तो यहाँ पे उसी अनोखे दान की बात की गई है। फिर जो अगली और लास्ट हमारे इस सिलेबस की कविता है वो है बालिका। बालिका यानी कि एक छोटी सी बच्ची। यहाँ पे इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी बताना चाहती हैं बालिका के माध्यम से कि जिस माँ बाप के पास एक बच्ची नहीं है उसके पास मतलब कुछ नहीं है। यहाँ पे वो एक गरीब औरत से भी तुलना करते हैं जन सामान्य की, यानी कि जो एक अमीर इंसान है उसकी तुलना एक गरीब इंसान से करती है कि उस गरीब औरत के पास बेटी है वो इसलिए वो खुश है, और जो अमीर औरत है यानी कि जो अमीर परिवार है उसके पास बेटी नहीं इसलिए वो खुश नहीं है। तो वो क्या बता रहे हैं कि जहाँ पे बेटी होती है वहाँ पे खुशी होती है, ठीक है। यहाँ पे कविता वाला पेपर कंप्लीट होता है। अब अगले चलते हैं कहानी पर, ठीक है। चलिए, हेलो हाय, चलिए अब कहानी समझते हैं। कहानी क्या है। हमारे पास कहानी में 4 इकाइयाँ हैं, ठीक है। 4 इकाइयों में हमारे पास ढेर सारे लेखक हैं जिनकी हमें कहानियाँ यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले उसने कहा था, जो कि चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी है। उसने कहा था ये एक बचपन की कहानी को अभी तत्कालीन समय की कहानी से जोड़ा गया है, जहाँ पे बचपन में नायक जो है नायिका का थोड़ी सी उसकी केयर करता है, उसकी जीवन को बचाता है। तो वहाँ पे वही नायिका जो है अपनी यंग एज में उस युवान से मिलती है और वो उससे बात कहती है कि तुम मेरे पति या मेरे बच्चे की केयर करना, मेरे बच्चे की रक्षा करना, जिस तरह से तुमने मुझे बचाया था उसी तरह तुम मेरे पति या बच्चे को ही बचाना। तो यहाँ पे उसने कहा था जो है चंद्र शर्मा गुलेरी जी की सबसे पहली हमारी हिंदी साहित्य में जहाँ पे कहानी का इतिहास का जहाँ पे आरंभ माना जाता है, वहाँ पे चंद्र शर्मा जी की ये जो कहानी है उसने कहा था इसे सबसे पहली कहानी माना जाता है, ठीक है। इसकी कहानी यही है कि वो अपने प्रेमी से ये वचन लेती है कि तुम मेरे पति और मेरे बच्चे की रक्षा करोगे। फिर अगला है पूस की रात। ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद जी आपको पता है ना, बहुत ज़्यादा फेमस है कहानी के संदर्भ में, वो कहानी के सम्राट कहे जाते हैं। पूस की रात में यही है कि पूस जो होता है ठंडियों का मौसम होता है, ठीक है। हिंदी में पूस कहते हैं, जहाँ पे जो रातें होती है बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, दर्दनाक होती है, जहाँ पे इंसान जो होता है वो बाहर रह नहीं सकता, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी होती है। तो यहाँ पे प्रेमचंद जी ने उसी पूस की रात में यहाँ पे कृषि व्यवस्था के उस मजबूरी, उसकी दयनीयता को यहाँ पे दर्शाया है कि कैसे वो खेती करता है और अपना पेट पालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो लाइफ है इतनी बेबस है, इतनी लाचार है कि वो खेती भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। फिर उसकी एंडिंग में जो खेती होती है पूरी ख़राब हो जाती है, क्योंकि नील गाय आके उसकी पूरी फसल खा जाती है, ख़राब कर देती है। तो वो एंडिंग में तय करता है कि मैं जाके क्या करूँगा, मजदूरी करूँगा। फिर जो अगला है छोटा जादूगर, जो कि प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे एक छोटा जादूगर यानी कि एक छोटा सा बच्चा है जो अपने माँ की इलाज के लिए वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है। और वो तो जो छोटा सा बच्चा है वो ये भी चाहता है कि क्यों ना मैं भी अपने देश के सेनानियों की तरह
जो जेल में जा रहे हैं, अपने देश की क्रांतिकारी कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं में जाके शामिल हो जाऊँ। लेकिन वो अपने माँ के इलाज के खातिर रह जाता है और छोटे मोटे जादू दिखाकर अपनी माँ के इलाज करने की कोशिश करता है। फिर जो इकाई सेकंड है उसमें हमारे पास 3 कवि और हैं। सबसे पहले पाजेब। पाजेब यहाँ पे बच्चों की मनन स्थिति के ऊपर दर्शाया गया है कि बच्चे का दोष ना होते हुए भी बच्चे के ऊपर प्रत्यारोप लगाया जाता है, जहाँ पे दोष जो था वो बड़ों का था। बिना कुछ सोचे समझे माँ बाप क्या करते हैं कि जाता है हमेशा बच्चे के ऊपर आरोप लगा देते हैं। यहाँ पे जयनंद कुमार जी ने उसी बाल्यावस्था को दर्शाया गया है कि बच्चा जो है मासूम है, लेकिन फिर भी वो माँ बाप के बोझ तले या फिर उनके प्रेशर के कारण वो झूठ बोलने के ऊपर मजबूर हो जाता है। वो झूठ बोलना नहीं चाहता, लेकिन कभी कभार ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसे झूठ बोलना पड़ जाता है। फिर अगला है तीसरी कसम। तीसरी कसम जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखी है। तीसरी कसम इसमें क्या है कि ये मूवी भी है, आप मूवी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, ठीक है। तीसरी कसम में एक नायक है जो 3 कस्में खाता है। वो तय करता है कि मैं अब से ऐसे ऐसे चीज़ें नहीं करूँगा। फिर जो है चीफ की दावत, जिसमें भीष्म सहानी, यहाँ पे क्या है, एक फैमिली जिसमें उसकी जो माँ है वो वृद्ध है और उसकी माँ की उस जो हमारी इस चीफ की दावत में जो नायक तो कहेंगे नहीं, जो माँ का बेटा है, वो बेटा अपनी माँ की कतई केयर नहीं करता है, उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता है। लेकिन जब चीफ आते हैं, चीफ के खातिर यानी कि उसका प्रमोशन हो जाए, इसलिए वो अपनी माँ को थोड़ी इंपॉर्टेंस देता है, अपने माँ से अच्छे अच्छे बातें करवाता है। ऐसे वो अपनी माँ को कुछ सपोर्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे भीष्म सहानी जी उसी परिस्थिति को दर्शाते हैं कि आखिर कैसे आज के समय में लोगों की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि अपने माँ बाप तक को इम्पोर्टेंस देना भूल गए हैं। फिर जो अगला है वो है परिंदे। निर्मल वर्मा जी द्वारा ये लिखा गया कहानी है, ठीक है। परिंदे, यहाँ पे परिंदों के माध्यम से बताया गया है कि जिस तरह से परिंदे एक जगह पर नहीं ठहरते, वैसे ही इंसानों को एक जगह पर ठहर के नहीं रहना चाहिए, उन्हें भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर अगला है दोपहर का भोजन, अमरकांत। ये दोपहर के भोजन में क्या है कि एक फैमिली के बारे में बताया गया है जो दोपहर का भोजन तक जुटाने में असमर्थ है, उनकी ऐसी स्थिति है, ठीक है। यानी कि इतनी ज़्यादा गरीबी, बेरोजगारी छाई हुई है कि व्यक्ति के पास शिक्षा है, उसके पास योग्यता है, लेकिन फिर भी उसके पास काम नहीं, यानी कि वो रोजगार नहीं है उसके पास कि वो अपना पेट भर सके, अपने परिवार का पेट भर सके। फिर अगला है सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया ये क्या है, कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखा गया। सिक्का बदल गया, यहाँ पे अर्थ है कि सत्ता का बदल जाना, ठीक है, पावर का दूसरे हाथ में चले जाना। जहाँ पे पाकिस्तान में भारत के विभाजन की बात की गई है, यहाँ पे एक बूढ़ी औरत है जो कि पाकिस्तान में रहती थी और अब जब सिक्का बदल गया यानी कि सत्ता चेंज हो गई है, विभाजन की बात आ गई है, तो उसे पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ रहा है। उसे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं अपनी ज़मीन से यहाँ से हटाई जा रही हूँ, तो वो नहीं जाना चाहती। वो चाहती है कि क्यों ना मैं भी यहीं पर मर जाऊँ, कि उसकी इतनी बुरी हालत है, वो अपना देश, अपनी ज़मीन, अपने लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहती। फिर जो अगले हैं इकाई 4। इकाई 4 में हमारे पास 3 कवि हैं, जिसमें जो है जंगल जातकम काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह जी का ये जो जंगल जातकम है, इसमें जंगलों के बारे में बताया गया कि आखिर जंगल में जो पेड़ पौधे हैं उनकी बुरी दुर्दशा है, और साथ ही जो पेड़ पौधे उसे मानवीय रूप देकर लोग को यानी कि उसे मानवीय रूप में प्रस्तुत करके लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है कि आखिर कैसे पेड़ों में भी एकता होती है, लेकिन उन्हीं पेड़ों में एक ऐसी लकड़ी भी होती है जो कुल्हाड़ी का काम करती है, यानी कि वो पेड़ ही है, ठीक है, पेड़ के ही वो सदस्य है, लेकिन फिर भी वो यानी कि जो दूसरी पार्टी है, यानी कि अंग्रेजों का जो पेड़ काटने वाले उनका सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे बीच में जो एक वो तरह से क्या हो गया, विदेशी हो गया, विद्रोही का हो गया, ठीक है, कि वो अपनी पार्टी का होते हुए भी हमारी पार्टी में फूट डालने का काम कर रहा है। फिर जो अगला है वो है वापसी। उषा प्रेमवदा जी द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे वापसी में क्या है कि एक व्यक्ति है जो अपनी पूरी लाइफ टाइम वो काम किया है, उसने नौकरी की है, वो अपने परिवार से दूर रहा है, ठीक है, लेकिन जब उसकी रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है तो वो अपनी रिटायरमेंट लेके अपने घर वापस जाता है। तो यहाँ पे उसकी जब वापसी होती है अपने घर की ओर, तो उसे वो अपनी जो उसने कल्पना की थी कि मेरा परिवार ऐसा होगा, खुशहाल होगा, मेरे को इम्पोर्टेंस देगा, तो उसे वो सब देखने को नहीं मिलता है। वो अपने घर में होकर भी एकदम बेगाना, एकदम मेहमान बन के रह जाता है। तो यहाँ पे उसी की वापसी की बात की गई है कि वो वापस जाकर भी वापस ना जा सका, वो वापस अपने काम पर ही उसे जाना पड़ा। फिर अगला है घूसपैठी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा ये लिखा गया। ये क्या है, ये जाति प्रथा के ऊपर है कि कैसे जो कॉलेज में होते हैं, जैसे कोटा होता है ना,
कि नीची जाति के लिए इतनी सीटें फिक्स की जाती है कि रिज़र्व है कि इतनी सीटों पर सिर्फ और सिर्फ वही लोग बैठेंगे और लोग नहीं बैठेंगे, क्योंकि ऊंची जाति नीची जाति का हमारे समाज में काफ़ी अंतर, शिक्षा में भी इसको हम देखते हैं। इसलिए शिक्षा में कुछ सीटें रिज़र्व की गई है। तो घूसपैठ ही उन्हीं को कहा गया है कि उनकी सीटें क्या है, रिज़र्व हो गई, यानी कि उन्होंने घुसपैठ की है। उनकी जगह नहीं, उनका स्थान नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने घूसपैठ की है। तो यहाँ पे उसी को यहाँ पे बताया गया है कि आखिर कैसे हमारे आज के समाज में लोग ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि शिक्षा का अधिकार सबको है, उनके पास पैसे ना होने के कारण वो गरीब है, इसलिए उनको यहाँ पे रिजर्वेशन दी जाती है। लेकिन हमारा जो ऊंचा समाज है, हमारी जो ऊंची जाति के जो लोग हैं, ये उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो क्या कहते हैं, इसे घूसपैठ कहते हैं कि उनका यहाँ पे कोई अधिकार नहीं, कोई राइट नहीं है। ठीक है, चलिए हमारे हिंदी कहानी का पेपर भी कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो पेपर है अगला है वो है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। चलिए वो समझते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। चलिए इसमें आधुनिक काल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आधुनिक काल कहाँ से माना जाता है? 1857 से। ओके, 1857 से आधुनिक काल माना जाता है। तो इसमें हमारे पास 4 इकाइयाँ हैं। पहली इकाई में हम आधुनिक काल का थोड़ा सा पढ़ेंगे कि आखिर वहाँ पे लोगों की सोच और जो नए नए परिवर्तन किए गए उन सब के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मध्यकालीन बोध तथा आधुनिक बोध। मध्यकालीन क्या हो गया? रीतिकाल के टाइम का। ठीक है, जब मुगल समाज था उस टाइम पीरियड की जो सोच थी वो बोध यानी कि सोच समझ। ठीक है, वहाँ उस टाइम के विचार। और आधुनिक बोध यानी कि आधुनिकीकरण जब आया, लोगों ने नई नई विचारधाराएँ रखी, नए नए पुनर्जागरण के आपने सब सुना होगा। यहाँ पे वही है कि एक नई सोच का उद्भव हुआ वहाँ पे। फिर क्या है? संक्रमण की परिस्थितियाँ, नव जागरण में भारतेंदु। ठीक है, संक्रमण कैसे? क्योंकि यहाँ पे आधुनिकीकरण हुआ। संक्रमण होते किसी नई चीज़ का पूरी जगह पे फैल जाना। ठीक है, जैसे बीमारी होती है, संक्रमण होना। ठीक है, तो एक नया रोग आया जो पूरी जगह पे फैल गया, यानी कि उसका संक्रमण फैल गया। ठीक है, तो एक तरह से उसका विस्तृत रूप से फैल जाना संक्रमण कहलाता है। तो वही है संक्रमण की परिस्थितियाँ, नवजागरण और भारतेंदु। नवजागरण जो कि पुनर्जागरण, नवजागरण। ठीक है, दोनों एक ही जैसा है। जहाँ पे लोगों ने नई सोच का उद्भव हुआ, जैसे कि धर्म रीति इन सब को छोड़ा गया, जैसे सती प्रथा हट गई, बाल विवाह हट गया, ये सब क्या है? नवजागरण में ही आ जाता है। और भारतेंदु यानी कि भारतेंदु का इस टाइम में क्या योगदान था? नवजागरण की परिस्थितियाँ और भारतेंदु। ठीक है, वही है कि नवजागरण की परिस्थितियाँ क्या थी, यही सब आ गया, सती प्रथा, बाल विवाह, और नए नए वहाँ पे संगठन बनने लग गए थे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी इस टाइम के थे, है ना। तो पुनर्जागरण हुआ था, और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फिर भारतेंदु युग की भी यहाँ पे बात की जाती है। फिर जो इसमें अगला पॉइंट आता है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने हिंदी भाषा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हिंदी भाषा को शुद्ध हिंदी के रूप में परिवर्तित करने का पूरा श्रेय जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी पत्रकारिता निकाली थी। ठीक है, हिंदी पत्रकारिता कहते हैं मैगजीन को। ठीक है, और खड़ी बोली आंदोलन, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ही देन है। हिंदी में न्यूज़पेपर का आना, मैगजीन्स का आना और खड़ी बोली का आंदोलन, यानी कि हिंदी का एक शुद्ध रूप में उसको प्रस्तुत करना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ही देन है। फिर आगे स्वाधीनता आंदोलन और नवजागरण कालीन चेतना का उत्कर्ष, यानी कि स्वाधीनता आंदोलन यानी कि देश को लेकर, क्योंकि जो जन सामान्य है उसके अंदर क्या, उसे आंदोलित करना था। और आंदोलित करने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो कवियों को ही जाता है। कवियों ने ऐसी ऐसी कविताएं लिखी कि लोग उसे पढ़ के अपने अंदर आंदोलित होते गए। उन्होंने साहस किया कि हम जाके अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़े। और नवजागरण कालीन चेतना, जो कि नवजागरण यानी कि एक नई चेतना का उद्भव हुआ। समाज में शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा, योग्यता आ गई, जहाँ पे लोग जो थे भारत से निकल के दूसरे देशों में जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके भारत में फिर वापस आते थे और भारत का कल्याण की सोच के रखते थे। तो ये नवजागरण कालीन चेतना ही थी। ठीक है, फिर सेकंड इकाई आता है, यानी कि यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट इकाई है, यहाँ पे भारत जो है आज़ाद हो गया है। ठीक है, सेकंड इकाई में भारत के आज़ाद के थोड़े बाद का टाइम आता है, जहाँ पे जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है नाटक, यानी कि नाटक को लेकर, नाटक का क्या इतिहास रहा है हिंदी साहित्य में, नाटक का कहाँ से उद्भव हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसके लिए कौन कौन से कवि, लेखक, लोगों ने क्या क्या, कौन कौन से नाटक लिखे गए, ये सब उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर कथा साहित्य क्या हो गया? कहानी हो गई। ठीक है, कि कहानियों का आखिर इतिहास कैसा था, कहानियाँ किस किस ने लिखी,
कहानी का सबसे फेमस लेखक कौन था, ये सब। फिर नाटक, निबंध, आलोचना, इन सब के बारे में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर एक अन्य गद्य विधाएं। गद्य विधाएं यही हो गया, निबंध, आलोचना, समीक्षा, रिपोर्ट, यही सब आ जाता है ये अन्य गद्य विधाओं में, ठीक है। फिर उसके बाद है थर्ड इकाई। थर्ड इकाई में छायावाद और उत्तर छायावाद, परिवेश और प्रवृत्तियाँ। छायावाद के जो 1960 तक का माना जाता है छायावाद। और फिर उसके बाद है उत्तर छायावाद जिसमें छायावाद के थोड़े समय बाद का टाइम आता है, तो वहाँ की परिवेश और प्रवृत्तियाँ, यानी कि उस समय की क्या योग्यताएं, क्या विशेषताएं थी और वो समय अपने आप में कैसे इम्पोर्टेंस रखता है, वो सब हमें बताना पड़ेगा। परिवेश, उसका सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश, धार्मिक, ये सब हमें पक्ष रखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उत्तर छायावाद, परिवेश और प्रवृत्तियाँ, ठीक है। वही है उत्तर छायावाद कि आखिर कैसे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद जी के बाद उत्तर छायावाद में कैसे कैसे परिवर्तन आया गया। छायावाद क्या था, अपने आप में एक उदासी से भरा हुआ टाइम पीरियड था, जहाँ पे जो लेखक, जो कवि था, वो रचनाएं रचता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रचता था, वो समाज के लिए नहीं रचता था, वो अपने मन की स्थितियों को व्यक्त करने के लिए रचता था, ठीक है। वो अपने आप में ही उलझा हुआ था, खुद को भगवान से जोड़ता था, अपने दुख दर्द का वर्णन करता था, वो छायावाद था। छायावाद में हमें मोस्टली यही देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें निराशा देखने को मिलती है, अपना आत्म देखने को मिलता है। लेकिन उत्तर छायावाद में थोड़ा थोड़ा चेंज होता गया। जो कवि थे उन्होंने धीरे धीरे खुद से परे हटकर समाज में उसने जुड़ना शुरू किया था। ये प्रगतिवाद, जहाँ पे प्रगति हुई, जहाँ पे नई कविताओं की रचना की गई, ठीक है, जहाँ पे वो जो है देश को आंदोलित करते हैं, अपनी कविताओं में नए नए टॉपिक लेके आते हैं, वहाँ पे प्रगतिवाद आ जाता है। फिर प्रयोगवाद, जहाँ पे वो नए कविताओं में उन्होंने प्रयोग करने शुरू किए गए, ठीक है। जो पाश्चात्य काव्य था उससे सपोर्ट लेकर उन्होंने अपनी कविताओं में रचनाएं शुरू की, यहाँ पे प्रयोगवाद आ जाता है। फिर नई कविता, जहाँ पे वो नई कविता लिखते हैं, जैसे कि छंद, लय, इन सबको छोड़ना, यानी कि उन्होंने जो पुरानी रीति से चले आ रहे जो कविताएं लिखते थे उनको छोड़ दिया, कि जो कविताएं लिखते हैं उसमें लय होनी चाहिए, उसमें छंद होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए, ये सब जो रीति चली आ रही थी इन सबको छोड़ा गया। ये प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इन सब में हमें मोस्टली ये सब पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। फिर जो हमारी फोर्थ इकाई है उसमें क्या है, साठोत्तरी कविता, नवगीत, नवे दशक की कविता और समकालीन कविता। तो ये क्या है, ये भी आधुनिक कविताएं हैं जो कि यहाँ पे हमें पढ़नी है। फिर समकालीन कथा साहित्य, यहाँ पे हमने जो सेकेंड इकाई में पढ़ा वो क्या था, आधुनिक काल, यानी कि 1960 के मध्य का नाटक, कथा, नाटक, निबंध और आलोचना थी। लेकिन यहाँ पे अभी हम ये जो फोर्थ इकाई में पढ़ेंगे ये क्या है, समकालीन है, यानी कि देश की आज़ादी के बाद और प्रयोगवाद और नई कविता के आसपास का टाइमिंग, यानी कि 1960 के बाद का समय का यहाँ पे हमें पढ़ना है। यहाँ पे समकालीन कथा साहित्य, यानी कि समकालीन समय में कथा का कौन सा विस्तृत रूप आ गया, कथा को किस रूप में लिखा जाता है, उसका साहित्य क्या है, उपन्यास का क्या इम्पोर्टेंस आ गया और कहानी क्यों लिखी जाती है, उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर आलोचना और अन्य गद्य रूप। आलोचना समझते हो ना, किसी चीज़ के ऊपर आलोचना करना। आलोचना का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ आलोचना करना, उसका नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट रखना हमें समीक्षा में पड़ता है, लेकिन आलोचना होती है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक तरह से निंदा करना, ठीक है। और अन्य गद्य रूप जिसमें आते हैं रिपोर्ट आ जाती है, निबंध, नाटक और लेखन हो गया, ये सब आ जाते हैं। फिर है अस्मिता विमर्श। अस्मिता का मतलब होता है किसी के अस्तित्व के ऊपर विमर्श करना, यानी कि बातचीत करना, जिसमें स्त्री विमर्श और दलित विमर्श, यानी कि स्त्री, क्योंकि अभी के हमारे जो टाइम है समकालीन समाज में, एक नारीवादी समाज में जहाँ पे नारी सशक्तिकरण की बात कही जाती है, और दलितों का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है, दलितों को रिजर्वेशन मिली हुई है, उनके आत्मसम्मान की बात की जाती है, चाहे पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, चाहे जौन सा भी क्षेत्र हो, वहाँ पे स्त्रियों को और दलितों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो आज के समय में आखिर दलित और स्त्री कैसे एक मेन पॉइंट है, हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो ये ख़त्म होती है। मैंने आपको थर्ड सेमेस्टर BA हिंदी ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस समझा दिया। अगर आपको कोई इशू आता है, और हाँ, मेरे को याद आया कि मैंने जो आपको बताया था कृष्ण और कर्ण का जो संवाद है, उसमें जो
कुंती है वो कर्ण की माँ है। मैंने गलती से द्रौपदी बोल दिया था, ठीक है, तो याद कर लेना। कुंती है उनकी माँ। मेरे को जहाँ तक आशा है आपको पता ही होगा, मेरे को फिर से बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बोल देती हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वैसे ही वीडियो लंबी हो गई है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है ज्योति, चैनल का नाम है एक्चुअली आई कैन। अब प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई इशू है, कोई आपको नई वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के कह सकते हो। ओके बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।